Macaphiaja world. हमारा सबसे पहला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। तो चलिए देखते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। इट इज फॉर्म बाय द इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा, सेकेंड चीज, उस पॉइंट को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस बॉन्ड इज formed between metals, formed between metals, metals को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे आया, लाइक फोर ऑप्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो सिंपली सबसे पहली चीज आप वहां पर क्या ऑब्जर्व करिए कि वहां पर जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं वो मेटल और नॉन मेटल, उनका मेटालिक और नॉन मेटालिक बिहेवियर देखिए। अगर वो एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो श्योरली वो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। चलिए, तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को देखते हैं। मैं यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए बहुत कॉमन सा एग्जांपल आपके सामने पिक कर रहा हूँ, NaCl सॉलिड। ठीक है, मैं यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन करके दिखा रहा हूँ। तो NaCl के फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया हुआ है? यहाँ पर हमने 1 मोल आइसोलेटेड सोडियम एटम का गैसीय स्टेट एलिमेंट लिया हुआ है। ठीक है। और उसमें से हम लोग चार्ज क्रिएट करेंगे। देखते हैं पहले कैसा चार्ज बनता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके पास 281। तो इसको अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए, ऑक्टेट मतलब नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो कोई भी एटम आसानी से अपने आप तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जो हीट आप यहाँ पर देने जा रहे हैं उस हीट को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और ये हमें देना पड़ता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो हमने वो एनर्जी दी, तो ये एटम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और यहाँ पर क्या फॉर्म कर लेगा? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। और अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन चुका है? 28, विच इज इक्विवेलेंट टू नियरेस्ट नोबेल गैस नियोन। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास दूसरा कौन सा था? हमारे पास दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर 1 मोल आइसोलेटेड क्लोरीन गैसियस एटम। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एटॉमिक नंबर होता है इसका 17287। इसका नियरेस्ट नोबेल गैस है आर्गन, हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 288। तो इसको 288 अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। यानी हमको इस क्लोरीन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराना है। ठीक है। तो क्लोरीन एटम के अंदर जब हमें एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको हम लोग माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। तो अब इस प्रोसेस में हमने क्या किया? इसको एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें इंसर्ट कराया, तो ये क्या बना लेगा? Cl माइनस। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288।
विच इज इक्विवेलेंट टू आर्गन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। तो अभी देखिए दोनों ही एटम यहाँ पर क्या हो चुके हैं, दोनों ही एटम हमारे पास यहाँ पर अभी स्टेबल हो चुके हैं। वो स्टेबल होने के लिए उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया और गेन किया है। अब इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन एग्जैक्टली उसी इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो अभी दोनों के चार्ज फॉर्म हो चुके हैं, तो अब ये Na+ और Na+ गैसियस और Cl- गैसियस, ये दोनों कंबाइन होके हमें यहाँ पर क्या देंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं Na+ Cl-, और सिंपली इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हुआ आयनिक बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन। अब मैं इसको ओल्ड कॉन्सेप्ट से अगर इसको आपको शो कराऊं, तो सोडियम के एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Cl उसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो उसी के रिजल्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होता है, उसी के रिजल्ट के फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी के रिजल्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पर Na और Cl दिख रहे हैं। Na के ऊपर प्लस चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन को Cl ने गेन किया, इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। इस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, जब एक Na+ गैसियस और Cl- गैसियस कंबाइन होके NaCl का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है। उस रिलीज एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है। और ये एनर्जी भी रिलीज होती है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस साइन से। ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए किस तरह से मैंने यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बना के दिखाया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको हमेशा आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होगा। एक दो एग्जांपल और आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर हम लोग स्टेबिलिटी की कंडीशंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। चलिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड में आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो अभी हमने यहाँ पर देखिए क्या लिया है, मैग्नीशियम का 1 मोल गैसियस एटम। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अचीव करना, लूज करना पड़ेगा। सिमिलरली अभी क्लोरीन के लिए तो वही है, क्लोरीन हमारा गैसियस क्लोरीन एटम लिया और उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कराया, तो ये क्या बना रहा है यहाँ पर, Cl-, दैट इज 288। तो अब देखो यहाँ पर होता क्या है, मैग्नीशियम का एक एटम और क्लोरीन के 2 आयन ये कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करके देते हैं हमें, Mg+2 और ट्वाइस Cl। ठीक है। और इसी को ही हम लोग कंबाइनी लिख लेते हैं इस तरह से, MgCl2 सॉलिड। क्लियर है भाई। तो इसी को आप अगर शेल्स के फॉर्म में दिखाना चाहें तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। और वहीं पर क्लोरीन के पास ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे क्लोरीन के पास भी अगेन 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिलेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिलेगा, और इसने दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, मतलब दोनों एटम के साथ में वो आयनिक बॉन्ड बना लेगा, और वही आयनिक बॉन्ड आपको यहाँ पर MgCl2 के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। तो ये है प्रोसीजर जैसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो होता है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग
आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए हमने देखा था, जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा था तो वहाँ पर 3 टाइप्स की एनर्जीज थी। जरा एक बार हम लोग उनको फिर से ऑब्जर्व करते हैं। Na से उसने Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया था, और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसी भी सिस्टम में अगर हमें चीज़ देनी पड़ रही है, कुछ भी देना पड़ रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो वो हमारी कॉस्ट को बढ़ाता है। ठीक है, हमारे लिए अच्छा सिस्टम वो है जिसमें कि आउटपुट ज़्यादा हो, इनपुट कम हो। ठीक है, तो इट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, इट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी जितनी कम से कम हो सकती है उतनी होनी चाहिए कम। अच्छा, दूसरा हमारे पास जैसे यहाँ पे क्लोरीन एटम था, क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और उसने क्या बनाया, Cl माइनस, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और उस रिलीज एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और ऊपर वाले को भी, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल और एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी देखो रिलीज हो रही है, यानी आउटपुट के फॉर्म में मिल रही है हमें एनर्जी। तो इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, तीसरा हमारे पास तीसरे टाइप की एनर्जी जो हमको देखने को मिली थी, Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन होके हमको NaCl सॉलिड दे रहे थे, और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो उस एनर्जी को क्या नेम दिया गया था, लैटिस एनर्जी, या हम लैटिस एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ये भी आउटपुट के फॉर्म में आ रही है, तो इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड की कंडीशन देखें, तो हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन बन के आ रहा है। वो रिलेशन क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इट शुड बी लेसर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी। तो ये है वो कंडीशन जो आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है। तो एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाने में ये इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आयनिक कंपाउंड में आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी वो है इनकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, इन जनरल आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन जनरल दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो इनकी फिजिकल स्टेट इन जनरल कैसी रहती है, सॉलिड स्टेट में। मोस्टली ये गैसीय स्टेट में आपको नहीं मिलते हैं, सोल्यूशन स्टेट में इनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता। इनको मेल्ट करके हम लोग लिक्विड बना सकते हैं, या फिर वाटर में डिजोल्व करके एक्वा सोल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन इन जनरल नेचुरली ये हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ आप ध्यान रखिए, कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस। कंडक्शन के लिए यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड में आयंस तो होते हैं बट दे आर नॉट फ्री। तो सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड ionic compounds are non-conductor or bad conductors, ठीक है। बट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीजन, क्योंकि एक्वस और मोल्टन स्टेट में जो इनके आयंस हैं दे बिकम फ्री टू व्हाट, फ्री टू मूव, ठीक है। और आयंस जब मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इन यहां पर आप लिख सकते हो इन मोल्टेन और एक्वस स्टेट they can conduct electricity, they can conduct electricity due to the presence of free ions, ठीक है भाई। क्लियर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला पॉइंट, क्लियर है सभी को। इसके बाद तीसरा होता है इनका पोलर नेचर। पोलर नेचर, तो पोलर नेचर के बारे में सिंपल चीज याद रखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है, चार्ज, जहां पर चार्ज होगा वो पोलर होंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर तो एक्चुअल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। दे आर हाईली पोलर, दे आर हाईली पोलर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद आता है फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनका ब्रिटल नेचर। ब्रिटल नेचर, तो आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या हुआ, ब्रिटल का मतलब हुआ जैसे कि इनको अगर हम कट करें तो इनको हम पीसेस में कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स के पास होती है, इसीलिए इनको हम लोग ब्रिटल बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमने पोलर नेचर देखा, हमने ब्रिटल नेचर देख लिया। इसके बाद होता है डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, पीछे हमने जब आयनिक बॉन्ड बना के दिखाया तो हमने कोई बॉन्ड लाइन वगैरह नहीं शो की, ठीक है। एक्चुअली जो बॉन्ड लाइन होती है उसका मतलब है कि वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे बॉन्ड बन रहा है, आइदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी एक फिक्स डायरेक्शन में बॉन्ड बनता है, ठीक है। बट आयनिक बॉन्ड के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं। आयनिक बॉन्ड के साथ कीटायन और एनायन अपने 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पर भी लोकेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है दे आर नॉन डायरेक्शनल। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स हाईली पोलर होते हैं, दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड, तो और हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो इसके लिए हमें बाहर से बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो दे आर हाईली, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको आसानी से मेल्ट और बॉयल
नहीं किया था, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए इनको आसानी से बॉयल नहीं कर सकते, इनको आसानी से मेल्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इनकी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट होती है इनकी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म तो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? सिंपल आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, बट आइसोमॉर्फिज्म इज देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स हैव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे पहले एक लाइन लिख देता हूँ। सिमिलर, having similar crystal structure, having similar crystal structure, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। चलिए, तो अभी इसके मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये ग्रीन विट्रियोल है, FeSO4.7H2, और दूसरा एप्सम सॉल्ट होता है MgSO4.7H2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का एकदम सेम सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर है, उनके पास केटायन और एनायन का नंबर भी एग्जैक्टली सेम है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फ, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होते हैं, बहुत सारे आयंस भी होते हैं जो आपस में आइसोमॉर्फ होते हैं। ठीक है, ऑल्दो वो आयनिक नहीं होंगे, बट हम लोग आइसोमॉर्फिज्म की बात करें तो हम लोग उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि सल्फेट। ठीक है, तो सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है भाई? सल्फेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, ऐसे ही परमैंगनेट, दोनों के पास कैसा होता है? दोनों का सेम सिमिलर शेप है, दोनों कैसे हैं? टेट्राहेड्रल हैं, दोनों का सिमिलर शेप होता है, तो ये भी आइसोमॉर्फ की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही ClO3- और NO3- ये सब भी हमारे पास क्या हो जाते हैं? आइसोमॉर्फ्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके बाद आयनिक कंपाउंड की लास्ट प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। इनकी लास्ट प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है, ठीक है, तो वो उसमें डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ठीक है, अगर मैं इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये डिपेंड करता है उस सॉल्वेंट के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। ठीक है, सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना हाई होगा, ठीक है, वो उतना आसानी से आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेगा। और एक और फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं, आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी। आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी आसानी से वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, सिंपल सा आसान सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, पोलर सॉल्वेंट like water which have high dielectric constant, high dielectric constant। ठीक है, तो ऐसे सॉल्वेंट जिनके पास हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, दे कैन डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड्स। तो मैं एक बार आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिखा दूं। हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका रिलेशन होता है 1/4πε0 इंटू के Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 क्या हो गया, चार्जेस ऑन केटायन और एनायन, R क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम, और K है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हियर दिस K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बॉन्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना हाई होगा बॉन्ड उतना ही, फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स कम हो जाएगा मतलब बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा यानी बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। तो ये सबसे आइडियल वे होता है इसको एक्सप्लेन करने का, किसको, सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड को। तो जितना हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सॉल्वेंट होगा उतना आसानी से वो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में इसको हम लोग अदर वर्ड्स में कैसे बोलते हैं, अदर वर्ड्स में हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी हाँ, सॉल्वेशन एनर्जी क्या है भाई, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक आयनिक कंपाउंड्स, या किसी भी कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए किसी भी पोलर सॉल्वेंट के पास जो एनर्जी होती है जिससे वो सामने वाले कंपाउंड को ब्रेक करता है या उसको अपने में डिसॉल्व कराता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है, तो ज़्यादा एक्यूरेट टर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पर हम लोग केमिस्ट्री में उसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो फिजिकल टर्म है इसलिए उसको हम लोग यहाँ पर ना बोल के उसी को हमने नाम दे दिया यहाँ पर सॉल्वेशन एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर मैं आपको दो केसेस दे रहा हूँ। इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, अगर ये कंडीशन हुई तो आयनिक कंपाउंड will become soluble, ठीक है। और if solvation energy is lesser than lattice energy of ionic compound will not soluble, ionic compound will not be soluble। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल होगा, जिसकी सॉल्वेशन जिसमें सॉल्वेंट की सॉल्वेशन एनर्जी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी, तभी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब क्या थी, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड।